नमस्कार विद्यार्थियों। तो कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जितनी भी कक्षाएं हमने पहले पढ़ी है उन सभी कक्षाओं को आपने पढ़ा होगा और जो एग्ज़ाम में आए हुए सवाल हैं आपके पिछले वर्षों को उनको भी आपने समझा होगा। तो हमने 2014 से लेकर 2016 तक के सवाल कर लिए थे। एक बार हम 16 के जो सवाल है वापस देख लेते हैं। ये प्रश्न माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर राजस्थान द्वारा जो एग्ज़ाम दिया गया था उनसे संबंधित है और हमने 2014 से प्रश्नों को एक एक करके समझा। तो हमने एक पैटर्न देखा कि जो प्रश्न है उनकी क्या होती है, आवृत्ति होती है। आवृत्ति का मतलब क्या हुआ कि जो सवाल आपके 2015 में आया हुआ है, जैसे देखो 2015 में एक सवाल क्या आया हुआ है कि 1800 ईसा पूर्व तक हड़प्पाई सभ्यता का अंत किन कारणों से हुआ। ये सवाल है ना। अब यही सवाल आपका वापस आ जाएगा 2 साल बाद, जब 2017 के सवाल आएंगे तब वापस आ जाएगा। और ये सवाल देखो एक बार आप वापस देखो। 2013 का सवाल क्या है कि मोहनजोदड़ो के गृह स्थापत्य की वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिकता सिद्ध कीजिए। यही सवाल वापस 2023 में वापस आ गया। यानी का मतलब ये हुआ कि जब आप अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एक बार आराम से लिख लेते हो, समझ लेते हो, तब वही प्रश्न वापस रिपीट होकर क्या होते हैं आपके एग्जाम में आते हैं। तो चलो हम एक बार 2016 के सवालों से आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। तो देखो सवाल क्या है, हड़प्पाकालीन कृषि प्रौद्योगिकी की 2 विशेषताएं लिखो। यानी कि जो हड़प्पा काल है उसमें जो कृषि की जाती थी वो किन उपकरणों से की जाती थी और किस प्रकार की जाती थी, उसकी विशेषता को आपको क्या करना है, लिखना है। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, आप उनको लिख लेना। तो पहली विशेषता क्या थी कि वो जो लोग थे वो खेती करने के लिए क्या करते थे, ग्रीड पद्धति का प्रयोग करते थे। यानी कि एक साथ 2 फसलों का प्रयोग करते थे। या ऐसे लिखोगे आप कि हड़प्पाकालीन जो लोग थे वो कृषि करने के लिए एक साथ 2 फसलों का उपयोग करते थे। इसके साक्ष्य हमें कालीबंगा से मिलते हैं, ठीक है। और बुआई के लिए वो बेलों का प्रयोग करते थे, जिसके साक्ष्य हमें बनावली हरियाणा से व चोलिस्तान से मिले मिट्टी के बेलों के खिलौनों से इसकी जानकारी प्राप्त होती है। ये 2 विशेषताएं इसकी हो गई। तीसरी विशेषता ये हो गई कि वो सिंचाई के साधनों के लिए तालाबों, नहरों और वर्षा के ऊपर निर्भर रहा करते थे। ये उनकी क्या होगी, तीसरी विशेषता होगी। और चौथी विशेषताएं क्या है कि वो कटाई के लिए क्या प्रयोग करते थे, ये जो पत्थर के बने हुए औजार जिनको हम लकड़ी के हत्थे पर पैराकर उनका क्या करते थे, प्रयोग करते थे। ये आपका तीसरा जो दूसरा सवाल है वो क्या है, मोहनजोदड़ो की गृह स्थापत्य की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। तो जो मोहनजोदड़ो है उसकी गृह स्थापत्य की 4 विशेषताएं मैंने जो पिछला वीडियो है उसमें समझा दिए। वही सवाल वापस रिपीट हो गया है, तो ये आप क्या कर लेना, समझ लेना। 2013 का जो सवाल है वही 2016 में वापस आ गया। इसका मतलब क्या है कि जो पिछले सवाल है वही आ रहे हैं। तो इन सवालों की जो अच्छी तरह से लिख कर प्रैक्टिस कर लेना आप, तो यही आपके लिए अच्छा होगा। चलो आगे समझते हैं। हम्म 2017 के सवाल, हड़प्पा सभ्यता के पतन के 2 कारण, वही वापस आ गया। तो हम इसके 2 कारण कौन कौन से लिखते हैं, पहला जलवायु परिवर्तन लिखते हैं, दूसरा नदियों का रास्ता बदलना, तीसरा बाढ़ लिख सकते हैं, चौथा भूमि का अत्यधिक उपयोग करके उर्वरता नष्ट कर देना, और 7वां जलवायु परिवर्तन वापस लिख देना, है ना। तो ये क्या हो गए, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण। एक बार वापस देखते हैं तो क्या क्या कारण थे। पहला कारण हम ये देखते हैं कि वो जो वहाँ की जो नदियाँ थी उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया था। दूसरा, या शायद नदियों में बाढ़ आ गई होगी। तीसरा, जलवायु परिवर्तन हो गई है होगी। चौथा, वहाँ की जो भूमि है उसने अपनी उपजाऊपन क्या हो दिया होगा, नष्ट हो गया होगा। इन वजह से उन लोगों ने क्या कर लिया था, इस सभ्यता का अंत हो गया था। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की 4 विशेषताएं लिखी। यह आप लोगों के लिए क्या है, सवाल दे रखा है। तो इस सवाल को मैंने जब पढ़ाया था उसी पेपर से मैं आपको क्या करता हूँ, वापिस समझाता हूँ। और एक एक पॉइंट को आप ध्यान से समझता जाना और वहाँ से आपको लिखना है। देखो तो पहली विशेषता इसकी क्या है कि जो
मोहनजोदड़ो में जो मिला हमें विशाल स्नानागार है, ये एक सार्वजनिक स्थान है। पहली विशेषता क्या है, ये एक सार्वजनिक स्थान है। और दूसरी विशेषता इसकी क्या है, ये एक आयताकार आकृति में बना हुआ जो तालाब जैसी आकृति है, जिसमें चारों तरफ इसके गलियारा बना हुआ है। ठीक है। दूसरा विशेषता क्या होगी, इसके जो पानी की रोकने के लिए क्या किया गया है, ईंटों व जिप्सम का प्रयोग करके इसकी बाउंड्री को बनाया गया है, ताकि इससे पानी बाहर की ओर ना निकले। तथा उत्तर तथा दक्षिण दिशा में सीढ़ियां बनाई गई है, जिससे कि इसमें प्रवेश कर सके। ठीक है। और अगली विशेषता अगर हम देखें तो इसकी उत्तर दिशा में क्या बनाए हुए हैं, कुछ कमरे बनाए हुए हैं, जिनमें क्या कर सकते हैं, आप अपने कपड़े वगैरह बदल सकते हैं। ठीक है। और अगली विशेषता क्या बनाए, अगली विशेषता में हम क्या देखें, गलियारा हो गया, ईंटें बन के इसमें पानी लाने के लिए क्या बनाया हुआ है, एक पास में एक कुआं बनाया है, जिसकी एक नाली के माध्यम से इसमें पानी आता है, और इसकी जो गंदा पानी है उसको निकालने के लिए भी एक नाली बनाई हुई है। ठीक है। तो देखो एक बार वापस इसको समझते हैं कि और कैसे लिखते हैं वो देखो। ये एक सार्वजनिक संरचना है जिसकी आकृति आयताकार है। इसमें पानी डालने के लिए एक पास ही कुआं बनाया हुआ है, उस कुएं से इसमें पानी आता है। पानी को रोकने के लिए इसके चारों तरफ ईंटों व जिप्सम की एक दीवार बनाई गई है, तथा फर्श भी ईंटों का बनाया गया है, जिससे इसका पानी रोक सके। अगली विशेषता इसकी ये लिखेंगे हम कि इसके चारों तरफ चलने के लिए गलियारा बनाया गया है, जिसमें ईंटों का प्रयोग किया गया है। ठीक है। और इस जलाशय में प्रवेश करने के लिए या स्नानागार में प्रवेश करने के लिए उत्तर तथा दक्षिण दिशा में कुछ सीढ़ियां बनाई गई है, उन सीढ़ियों के माध्यम से हम इसमें प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है। अगला क्या है, गंदा पानी निकालने के लिए यहाँ पर एक नालियों की उत्तम व्यवस्था की गई है, यानी कि एक उच्चतम जल निकास प्रणाली का प्रयोग किया गया है। तथा इसकी उत्तर दिशा में कुछ 8 स्नानागार बनाए गए हैं, जो एक दूसरे के सामने है और बीच से एक गली गुजरती है। संभवतः इस स्नानागार का प्रयोग सार्वजनिक अनुष्ठानों के लिए किया जाता था। ये सारी की सारी विशेषताएं मैंने आपको क्या कर दी, इसकी बता दी है। पर प्रश्न में क्या पूछा था, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की 4 विशेषताएं बतानी थी। मैंने आपको कितनी विशेषताएं बता दी है, मैंने इसकी 5 से 7 विशेषताएं आपको क्या कर दिया, बता दी है। तो ये आप क्या कर लेना, लिखना और उसको आगे प्रयास करना। ठीक है। ये हो गया आपका 2017 का पेपर। अब अगला देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो आपका क्या है, 2022 का है। वो क्या है वो देखो, मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप किस स्थल से प्राप्त हुए। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, आया हुआ है, लेकिन देखो वापस और आ गया। तो इसका जवाब क्या होगा, मिट्टी के बने हुए हल के प्रतिरूप हमें बनावली हरियाणा व चोलिस्तान पाकिस्तान से प्राप्त होते हैं। यह आपका 2022 का क्या हो गया, पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु क्या है। तो इस पाठ की जो पहली लाइन है वही है कि यही है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु उसकी शैल खड़ी से बनी हुई जो मुद्रा है वो है। तो क्या वो होगी सबसे विशिष्ट पुरावस्तु, उसकी बनी हुई क्या है, मोहर है, सॉरी शैल खड़ी से बनी हुई मोहर है। विशिष्ट पुरावस्तु क्या है, हड़पाई मुहर। तो दूसरा सवाल का जवाब क्या हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु हड़पाई मुहर है। अगला सवाल देखो, जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी में नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा कब की थी। तो इसका जवाब देखने से पहले आप पीछे जाकर ये देखो कि जो 2014 का जो पहला सवाल है वह यही है। वो ये कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में 1924 में जॉन मार्शल साहब ने क्या कहा था। तो यही उनका सवाल है और वही वापस बदल कर क्या आ गया कि जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी में नवीन सभ्यता की घोषणा कब की। तो उन्होंने नवीन सभ्यता की घोषणा कब की थी, 1924 ईस्वी में की थी। तो 3 सवाल हो गए। पहला क्या था कि मिट्टी से बने हुए हल के प्रतिरूप कहाँ से प्राप्त हुए, बनावली हरियाणा और चोलिस्तान से। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु हड़पाई मुहर है। और जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी में नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा 1924 ईस्वी में की थी। 3 सवाल हो गए। चौथा सवाल देखो, सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलित बाटों की 2 विशेषताएं लिखिए।
तो देखो बाट कैसे आकृति के थे, बाट सामान्यतः घन आकृति के थे। उन बाटों का प्रयोग सामान्यतः चर्ट नामक पत्र से बनाए गए थे। दूसरी विशेषता होगी। तीसरी विशेषता, उनका जो आधार था वो क्या था, वो द्विआधारी था तथा उनकी घात थी वो कैसी थी, दशमलव घात थी। यह बातें आपने देख ली, ये आपकी क्या होगी, 3 विशेषताएं होगी। वैसे मैंने बाट वाला जो आपका वीडियो उसमें पूरा समझा रखा है, आप एक बार उसको वापस देख लेना। लेकिन अगर 2 विशेषताओं की बात करें तो क्या करेंगे, चर्ट नामक पत्र से बनाए गए थे, घन आकृति के हुआ करते थे, उनके ऊपर कुछ भी अंकित नहीं हुआ करता था, उनका जो आधार है वो द्विआधारी हुआ करता था तथा घात दशमलव हुआ करती थी। यह आपकी क्या होगी, जो चौथा सवाल है उसकी विशेषताएं होगी। अगला देखिए, देखो सिंधु घाटी सभ्यता में गृह स्थापत्य की कौन सी विशेषताएं आज भी प्रासंगिक है। देखो सवाल कब का है, 2022 का, और यही सवाल मैंने आपको 2015 में भी समझाया था, 2016 में भी समझाया था। तो इसका मतलब क्या है, इस सवाल के आने की जो वापस जो आपका एग्जाम है 2025 में, उसमें आने की प्रासंगिकता कितनी है, बहुत ज़्यादा है। यानी कि क्या हुआ कि ये 2025 में सवाल क्या हो सकता है, वापस आ सकता है। अगला देखो, ये मैंने समझा दिया, आपको खुद को ही करना है ना। आप कैसे कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों के सुदूर क्षेत्रों से संपर्क था। तो ये मैंने कब बताया, ये मैंने उस वक्त बताया था जब आपको सुदूर क्षेत्रों से संपर्क के बारे में बताया था। ठीक है, तो उसमें क्या बताया था, तो देखो मैं आपको एक एक करके पॉइंट बता रहा हूँ, आप समझते जाना। पहला क्या है, ओमान से मिले हड़पाई मोहर। मतलब क्या हुआ, सुदूर क्षेत्रों में जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं उनका संपर्क मेसोपोटामिया सभ्यता, ओमान की सभ्यता से भी था। इसके साक्ष्य हमें मिलते हैं हड़पाई जो मोहनजोदड़ो की जो मेसोपोटामिया का जो अभिलेख है, उस अभिलेख में हमें एक नाविकों के देश या महलुआ नामक स्थान की जानकारी मिलती है, जिसमें यह कहा गया है कि वहाँ के जो नाविक हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पर क्या लाते हैं, हड़पाई मर्तमान लाते हैं, और कुछ मुद्राएं भी हमें क्या पर मिलती है, मेसोपोटामिया से। तो मेसोपोटामिया से जो हमें मुद्राएं मिलती है वो हमें ये बताती है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका संपर्क हड़प्पा नामक जो मेसोपोटामिया है उससे रहा है। तो पहली विशेषता होगी। और दूसरी जो संपर्क होने की जानकारी हमें ये मिलती है कि जो हमें यहाँ पर तांबा मिलता है, उस तांबे से बने हुए बर्तन मिलते हैं, उन बर्तनों में हमें क्या मिलता है, निकल धातु मिलती है। और निकल धातु की जो है साक्ष्य, जो तांबा है उसमें निकल कहाँ की किस देश में है, के तांबे में है, तो वो है ओमान देश के तांबे में निकल है, जो हमें ये बताता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका संपर्क किससे रहा होगा, ओमान से रहा होगा। मतलब 2 विशेषताओं की बात करें तो कौन कौन सी है। पहली विशेषता, मेसोपोटामिया के एक अभिलेख में हमें मेलवा नामक शब्द की जानकारी मिलती है जो संभवतः हड़प्पा सभ्यता के बारे में था, और हमें वहाँ से कुछ हड़प्पाई मोहरें भी मिलती है जो हमें यह बताती है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो सुदूर क्षेत्र मेसोपोटामिया से उसका संपर्क रहा था। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा, हमें सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ तांबे के ऐसे अवशेष मिलते हैं जिनमें निकल के अवशेष या अंश है, जो संभवतः ओमान देश से प्राप्त तांबे के में है, जो ये बताता है कि जो तांबा है वो हम कहाँ से मंगाते थे, ओमान से मंगाते थे। ठीक है, ये आपकी होगी 2 विशेषताएं जो हमें ये बताती है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं उनका सुदूर क्षेत्रों से संपर्क था। इसको आप अधिक समझना है तो जो पिछला वीडियो हमारा बनाया हुआ उसमें देखना, मैंने अच्छी तरह से इसको समझा दिया है। अब लिखने का काम आपका है, आपको ही लिखना है, क्योंकि एग्जाम में भी आपको ही लिखना है। आइडियाज़ मैंने बता दिया, समझा मैंने दिया, लिखना आपको है। ठीक है, 2022 का जो पेपर है वो सोल्व हो गया। अब देखते हैं 2023 में किस प्रकार के प्रश्न आए। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल बनावली निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल था जिसमें कई सारे राज्यों के नाम दे रखे थे, तो आपको पता ही है पहले से, बनावली हरियाणा राज्य में स्थित है। अगला सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों के लिए शेलकड़ी पत्र की क्या उपादेयता थी। अब आप कहोगे सर ये उपादेयता क्या होती है, तो उपादेयता का मतलब क्या होता है, क्या उपयोग थी। तो आप बताओ, सिंधु घाटी सभ्यता के जो निवासी है वो शेलखड़ी नामक पत्र से क्या करते थे। तो आप लोगों को सबसे जो पहली लाइन है इस पाठ की वो यही थी कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु हड़प्पाई मोहर है जो शेलखड़ी नामक पत्र से बनाई जाती थी।
तो क्या समझ में आया आपको कि जो हड़प्पाई मोहर है वो किससे बनाई जाती थी? शेलखड़ी नामक पत्थर से। तो सिंधु घाटी के निवासियों के लिए शेलखड़ी पत्थर की उपयोगिता हड़प्पाई मोहर को बनाने में थी। ठीक है। सिंधु घाटी, अगला सवाल देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के गृह स्थापत्य पर प्रकाश डालिए, जो कि हम 2022 में डाल चुके हैं, 2016 में डाल चुके हैं, 2014 में डाल चुके हैं। और मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की बनावट व महत्व को बताओ। तो देखो यही सवाल हमने 2017 में भी कर चुके हैं, 2013 में भी कर चुके हैं। इसका मतलब क्या हुआ? प्रश्न वापिस लौट कर आते हैं। इसलिए जो पुराने प्रश्न हैं उनको लिखने का प्रयास करो, और जो टॉपर्स हैं, मान लो जैसे ये सवाल आया कि मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की बनावट व महत्व को समझाओ, तो इसके बड़ी बेहतरीन से बेहतरीन कैसे लिख सकें जिससे आपको एग्जाम में पूरे में से पूरे नंबर आए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये सवाल देखना होगा आपको टॉपर्स की जो कॉपी, जिस कॉपी में टॉपर्स ने लिखा था और जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अपनी वेबसाइट पर डाल रखी है, उन कॉपियों को देखो, जिससे आपको पता लगेगा कि जो पिछले विद्यार्थी है जिन्होंने इस प्रश्न को किस प्रकार लिखा जिस वजह से उनके पूरे में से पूरे नंबर आए। तो उन कॉपियों को जब आप देखोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि इन सवालों के जवाब किस प्रकार लिखते हैं और बेहतरीन लिखते हैं। तो इसके लिए मैंने इन जो 2023 और 22 और 21 की जो कॉपियाँ हैं, जो बेहतरीन कॉपियाँ हैं जिनमें मेरिट लिस्ट में आए हुए बच्चे हैं, यानी कि 100 में से 100 जिन्होंने इतिहास विषय में लाए हैं, उनकी कॉपियों को क्या कर रखा है, अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल रखा है, जो आपको पता ही है, द रेड मून स्टडी के नाम से है। आप वहाँ जाना और उन सवालों को देखना कि किस प्रकार उन बच्चों ने अपना बेहतरीन लिखा है, और जिस वजह से उनके हिस्ट्री में अच्छे से अच्छे नंबर आए हैं और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने उन्हें अपनी वेबसाइट पर डाला है। ठीक है, तो ये काम आपका है, आपको ही करना है। अब हम देखते हैं, देखो आपके मानचित्र का भी प्रश्न आता है ना, तो उनमें से एक मानचित्र का प्रश्न आपके इस पाठ से आता है। तो वो प्रश्न क्या हो सकता है, उन स्थलों के नाम मैं बता रहा हूँ, आपको मानचित्र पर ढूंढना है और इनको इंगित करना है। ठीक है, तो 2014 से लेकर 2024 तक ये ही स्थल है जो मुख्यतः इस पाठ से आए हुए हैं। कौन कौन से? धोलावीरा गुजरात में है, लोथल गुजरात में है, बनावली हरियाणा में है, और गुजरात खुद गुजरात में। तो ये जो स्थल है वो बार बार आए हुए। लोथल कम से कम 5 से 7 बार आया हुआ है, बनावली 3 से 4 बार आया है, धोलावीरा 2 से 4 बार आया हुआ है। इसका मतलब यही है, जो रिपीट होकर बार बार आते रहते हैं। तो इनको तो आप एक बार मानचित्र पर दर्शाना ही, साथ में मैं कुछ और स्थल बता रहा हूँ उनको भी दर्शाना। जैसे मोहनजोदड़ो हो गया, कहाँ पर है? पाकिस्तान में। हड़प्पा कहाँ पर है? पाकिस्तान में। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। राजस्थान में कहाँ पर? झुंझुनू जिले में है। तो इन जगहों को आपको क्या करना है? दर्शाना है। नागेश्वर, बालाकोट, राखीगढ़ी व चन्हौदड़ो, इन स्थलों को आपको क्या करना है, जो मानचित्र है उस पर दर्शाना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो हो गए। इन्हीं के आधार पर आपको क्या होंगे, 2025 का जो पेपर है वो बनकर आएगा। ठीक है, अब देखो ये जो पाठ हमने पढ़ा है, उन पाठों के लिए जो जानकारी हमने ली थी वो किन किन स्रोतों से ली थी, और जो महत्वपूर्ण किताबें हैं वो कौन कौन सी हैं उनको समझो। तो एक किताब है द अर्ली इंडस सिविलाइजेशन। ये किताब लिखी थी अर्नेस्ट मैके ने 1948 में। एक बार वापस सुनना, अर्ली इंडस सिविलाइजेशन नामक पुस्तक किसने लिखी? अर्नेस्ट मैके ने लिखी। कब लिखी? 1948 में लिखी। ठीक है। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किताब किसने लिखी? S.N. राव ने लिखी। ठीक है। माई आर्कियोलॉजी मिशन टू इंडिया एंड पाकिस्तान, ये किताब किसने लिखी थी? R.M. व्हीलर ने लिखी थी। कब लिखी थी? 1976 में लिखी थी। ठीक है। मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन, ये किताब किसने लिखी थी? जॉन मार्शल साहब ने लिखी थी, 1930 में लिखी थी। ठीक है। अगली किताब कौन सी है? द मिथिकल मैसेकर एट मोहनजोदड़ो, 1964, G.F. डेल्स। ये जानकारी स्रोत है जो आपके किताब में दे रखे थे, उन सबको मैंने एक एक करके अपने नोट्स में लिख रखा है। तो आज इस पाठ का ऑफिशियली समापन होता है। अब आप लोगों का दायित्व है कि आप इन सारी कक्षाओं को एक एक करके देखें
देखने के बाद जितने भी मैंने कमेंट्स के लिए कह रखा है वो सारे कमेंट्स करेंगे, शेयर करेंगे, अपने दोस्तों के साथ साझा करेंगे। अगर देखो कुछ बातें जो आपको अच्छी लगती है तो हो सकती है आपके मित्रों को भी लगे, उनके लिए भी ये अच्छी बातें काम में आ सकें, वो भी अच्छे नंबर ला सकें, इसलिए अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिएगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।